हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी का बिहार बोर्ड कृषि क्लास 12 के जो भी छात्र हैं उनका रेगुलर वीडियो के माध्यम से आप सभी का चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी साथी पढ़ रहे हैं वो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और बताएं, ठीक ना। यहाँ पर बिल्कुल आप सभी को बिल्कुल मुफ्त में स्टडी करवाई जाएगी और आपका चैप्टर जो है कंप्लीट करवाया जाएगा, अगर आप लोग ऐसे ही लगातार शेयर करते रहें और स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ते रहे तो। अन्यथा आपका ये क्लास जो एग्रीकल्चर का है बंद करना पड़ेगा, बाकी जो भी क्लास हैं स्वयं चलते रहेंगे। चलिए, मैं नहीं चाहता ये क्लास बंद करने के लिए। आप सभी के लिए ये बिल्कुल मुफ्त में माध्यम है कि ताकि आप सभी पढ़ सकें। वैसे स्टूडेंट जिनके पास सारा चीज़ पढ़ने का जुनून है वो भी पढ़ सके। तो आज की क्लास में हम लोग उड़द दाल यानी उड़द दाल की बात हम लोग जानते हैं। दलहनी फसलों की खेती के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और अध्याय 2 में फसलों की खेती के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अध्याय 2 में फसलों की खेती पढ़ते पढ़ते हम लोग अब दलहनी फसलें में आ गए हैं और दलहनी फसलें के बाद नकदी फसलें, कुछ ऐसी फसलें, हम लोग सारी फसलें पढ़ते जाएंगे और बिल्कुल आधा चैप्टर हम लोग का सेकेंड चैप्टर जो है, कुछ चैप्टर यानी 40% कंप्लीट हो गया, 60% बचे हुए हैं। सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, अगर आप लोग का ऐसे ही साथ रहा तो ये लेक्चर 9 है। इससे पहले के वीडियो आप सभी ने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट 12th एग्रीकल्चर के नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आप सभी वहाँ से जाकर पूरे वीडियो देख सकते हैं, जो भी अभी तक नहीं देखे होंगे। सारा पार्ट वाइज करके रेगुलर वीडियो डाला गया है। साथ ही साथ और भी कोई आपको अगर तकलीफ़ हो, ये प्रॉब्लम हो, तो आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और आप वहां से सारी अपनी परेशानी और पीडीएफ जो भी है सारा चीज़ वहाँ से ले सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ज़्यादा लेट न करते हुए अब हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं परिचय के बारे में। सबसे पहले हम लोग उड़द दाल के परिचय के बारे में जानते हैं कि आखिर उड़द दाल की ऐसी क्या खासियत है जिसे हमें इसकी उपज करनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, ये तो एक महत्वपूर्ण दाल, मतलब ये दाल तो है ही, और ये दलहनी फसल जो है उड़द दाल जो है एक महत्वपूर्ण दलहन फसल है। इसकी जो है बहुत पहले से ही भारतवर्ष में इसकी पुराने समय से ही खेती की जा रही है। यह फसल भी काफ़ी लाभदायक है और इस फसल से इतनी पौष्टिक मिलती है कि इस पौष्टिक से बहुत प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जैसे आपको कल मैं पढ़ाया था कि जो दाल है मसूर का, उस मसूर दाल से रोगियों के लिए यानी पेट में पेट जनित जो भी कैंसर होते हैं उसमें भी अच्छे होते हैं। तो इस वीडियो में यानी इस उड़द दाल से क्या फ़ायदा है, तो जो भी मधुमेह के रोगियों को ये खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन अधिक मात्रा में खाया नहीं जा सकता, क्योंकि अधिक मात्रा में अगर उड़द दाल खाने लगेंगे तो ये नुकसानदेह होगा। वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। आप सभी के लिए उड़द दाल के बारे में परिचय मैं बता रहा हूँ, जो कि परिचय मैंने इस नोट्स में लिखा नहीं है। परिचय को ध्यान से सुनिए, तब हम लोग खेती के बारे में पढ़ रहे हैं, खेती को आपको अच्छे से विस्तार से समझाएंगे। तो मधुमेह के लिए है। अब जान जाते हैं कि 100 ग्राम में आखिर उड़द दाल में हमें क्या क्या मिलेगा जिससे मधुमेह रोगियों को और सभी को फायदा भी होगा। अब मान लीजिए मधुमेह रोगियों को तो फायदा होगा ही, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको फायदा, मतलब खाएंगे तो उनको क्या फायदा होगा। तो आइए समझ लेते हैं कि पर 100 ग्राम में यानी पर 100 ग्राम में अगर ये उड़द दाल खाया जाए तो क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले उन लोगों को 24 से 25% प्रोटीन मिलेगी। यानी दाल मतलब प्रोटीन, सभी दालों में प्रोटीन मिलती है। 1.3% जो है उसको वसा मिलेगी यानी फैट भी मिलेगी। 3.5% जो है उन लोगों को खनिज भी मिलेगी, जो लोग इस आहार को ग्रहण करेंगे। उसके बाद 10.9% जो है वाटर भी है और 4.1% रेसा। साथ ही साथ 124 mg जो है कैल्शियम, ठीक ना, और 326 mg जो है फास्फोरस, लोहा भी है
और अनेकों प्रकार की ऊर्जा 347 KCl आप लोग को किलो कैलोरी मिलेगी। तो ये 100 ग्राम में ये होगा। अब इसके बारे में कुछ और विस्तार से जान लेते हैं। तो दाल जो है ये भारत के दक्षिण क्षेत्र में जैसे उन जगहों पर ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है इस दाल का। कुछ व्यक्ति इस दाल का सेवन स्वयं जो हम लोग दाल खाते हैं चावल दाल उसमें प्रयोग ना करके कुछ लोग अलग प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। जैसे साउथ एरिया में दक्षिण भारत में इसको इडली के साथ यानी सांभर, डोसा, उपमा और बड़ा ये सब सारे जो होते हैं बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये सभी लोगों को ऐसे तो दक्षिण भारत की प्रिय भोजन है, लेकिन ये पूरे भारत में लोकप्रिय मानी गई है। और ये फसल जो है खरीफ और रबी दोनों में होती है। इस फसल को दोनों में उगाया जाता है, ठीक ना। तो ये था उसके परिचय के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इस फसल की उत्पत्ति कहाँ से हो गई, कहाँ से होगी इस फसल की उत्पत्ति। तो इस फसल की उत्पत्ति जो दक्षिण एशिया में हुई है, ठीक ना। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है, लेकिन इसकी ये होगा, यानी इसकी उत्पत्ति जो है दक्षिण एशिया में हुई है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों में मतभेद है कि इसकी उत्पत्ति भारतवर्ष को मानते हैं, यानी इस वर्ष को भारतवर्ष को मानते हैं। अब दक्षिण एशिया, एशिया का है तो सारा चीज़ आ गया, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, जो भी सारा चीज़ है, चीन, ये सब सारे आ गए, म्यांमार, बांग्लादेश। लेकिन इसकी मुख्य उत्पत्ति जो है भारतवर्ष में हुई है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। भारत में भी इसकी क्षेत्र विस्तार कहाँ तक है, तो आंध्र प्रदेश, आपको मैंने पहले ही बताया, साउथ एरिया में बहुत ही फेमस है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसकी खेती होती है। बिहार में औसतन जो है 14,616.80 हेक्टेयर यानी 3.8% कुल दलहनी क्षेत्र का तथा 13,240 टन 2.75% कुल दलहनी का उत्पादन होता है। इस फसल की खेती बिहार के उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भागलपुर, कैमूर, बांका, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई में इनकी खेती की जाती है। तो जो भी स्टूडेंट इन क्षेत्रों के होंगे वो सभी जानते होंगे। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि इस खेत के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए और जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बारे में जान लेते हैं कि यहाँ की मतलब जो भी है वातावरण कैसा रहना चाहिए। जलवायु के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो जलवायु जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से आप सभी को 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी जलवायु चाहिए। अब बारे में जान लेते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इसकी अगर अच्छी उपज लेने के लिए दोमट या केवल दोमट में खेती करनी चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6-7 होना चाहिए और जल निकास उचित प्रबंध होना आवश्यक है। इससे अच्छी खेती के लिए शुष्क मौसम तथा वातावरण का तापमान 25 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। इस फसल की बुआई इस प्रकार से करते हैं कि इसकी कटाई शुष्क मौसम में की जा सके ताकि अधिक अच्छे गुणों से परिपूर्ण दाने में प्राप्त हो सके। अब आइए भूमि की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो भूमि की तैयारी हमेशा हम लोग पढ़ रहे हैं कि खेत को जोतकर अच्छे से समतल उसको बनाया जा सकता है, लेकिन और अधिक उर्वरकता शक्ति लाने के लिए हम इसको 2-3 बार जुताई कर सकते हैं और एक पाटा चलाकर समतल बना सकते हैं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और खेती करने में अच्छे हो। जुताई के समय गोबर कैसी मतलब उसमें गोबर सड़ी हुई अगर अच्छे से डालेंगे तो खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालेंगे तो खेती में अच्छे से बढ़ोतरी होगी, उपज भी अच्छे होगी। अब इसके उन्नत किस्म की बात कर लेते हैं कि ये सब सारी फसल तो जान गए, लेकिन कुछ उन्नत किस्में यानी अच्छे जो किस्म के कौन से बीज हैं जिनको डालने पर करने पर उनकी खेती अच्छी होती है। तो सबसे पहले एक है T9, दूसरा है पंत उड़द 30, एक पंत उड़द 31 है, एक पंत उड़द 35 है, एक है शेखर और एक है नवीन। अब इन चारों की जो होती है बुआई वो होती है 15 से 31 जुलाई। ये बुआई करने के लिए ये आप सभी मतलब इसमें बुआई कर सकते हैं।
और ये 90 से 95 दिनों में पक जाती है। लेकिन जो अंतिम जो है नवीन, ये नवीन फसल जो है ये 1 अगस्त से 10 सितंबर तक इसकी खेती की जाती है और यह 85 से 90 दिन में पक के तैयार हो जाता है। अब आइए अब हम लोग बीज दर के बारे में बातचीत करते हैं। खरीफ में 12 से 15 किलोग्राम, यानी बीज खरीफ में अगर कर रहे हैं खेती तो 12 से 15 किलोग्राम हेक्टेयर, और जायद में कर रहे हैं तो 25 से 30 किलोग्राम हेक्टेयर की दर देते हैं। बुआई के 48 घंटे पूर्व यानी पहले 2 से 25 ग्राम फफूंदी नाशक यानी फंगिसाइड दवा जैसे डाइफ्लोटॉन अथवा थीरम अथवा कैप्टॉन से प्रति किलो बीज को उपचारित करना आवश्यक है। बुआई के ठीक पहले फफूंदनाशक दवा से उपचारित बीज को राइजोनियम कल्चर PSP से उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। बोने की विधि, खरीफ फसल को कतार में बुआई करनी चाहिए और कतार से कम दूरी 30 सेंटीमीटर में रखना चाहिए, लेकिन यह दूरी जायद में कम हो जाती है तथा कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं। तो ये सब सारा चीज़ है बीज दर। अब इसका उर्वरक प्रबंधन यानी उर्वरक शक्ति जो है हम कैसे कर सकते हैं। तो अच्छी फसल लेने के लिए 15 किलोग्राम नेत्रजन सभी में आवश्यक है। तो नेत्रजन 40 किलोग्राम स्फूर 85 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के पूर्व अंतिम जुताई के समय एक समान रूप में खेत में अच्छे से मिला देना चाहिए। अब इसका निकाई गुड़ाई जो भी प्रबंधन है अब उसका हम कर सकते हैं। खरपतवार भी होंगे तो खरपतवार को कैसे करेंगे, तो प्रारंभिक अवस्था में शुरू में खरपतवार को मुक्त रखना चाहिए। पहले हम लोग 25 से 30 दिनों में खरपतवार को इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद रासायनिक विधि द्वारा नियंत्रण के लिए पेंडिमिथलिन 30 EC को 3 लीटर मात्रा में मिलाकर प्रति हेक्टेयर कर बुआई उपरांत बीज के अंकुरण से हमें क्या करना चाहिए, पहले ही छिड़काव करना चाहिए। अब अनवर्ती जो है अनवर्ती करेंगे तो जायद अरहर तथा मक्का की 2 पंक्तियों के बीच उड़द लगाकर कुल हम अनवर्ती फसल कर सकते हैं, ठीक ना। ज्वार, ठीक, ज्वार और अरहर मक्का के 2 पंक्तियों के बीच हम इसकी कर सकते हैं, उपज को कुल उपज को बढ़ा सकते हैं। और अधिक प्रबंधन द्वारा उपज को मतलब बढ़ाना है तो 10 से 12 क्विंटल मतलब इससे प्राप्ति हो जा सकती है। उसके बाद जैसे ही हमारा फसल जो फलिया यानी फल जो है पक कर तैयार हो जाएगा, पकने पर पीला रंग काला एवं पौधा का रंग पीला हो जाता है और पककर काला हो जाता है तो पौधे की कटाई सारे पौधे को एक साथ करके सूप में सुखाना चाहिए और हमें उपरांत धूप में रखकर उसको अच्छे से सुखाकर इसे अच्छे से भंडारित करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग उड़द की खेती के बारे में समझे हैं और जाने हैं। आप सभी को वीडियो कैसा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को भी और लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप सभी को हमेशा मिलते रहे और किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। कृषि विज्ञान का एक एक चैप्टर जो है हम लोग क्लियर करेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सभी के पास पहुंचते रहेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।